अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve remaining exercise questions of chapter number 7. Let's start our lecture. Question number 7.13. What does it mean when the atmospheric pressure at a place fall suddenly? तो जब किसी प्लेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली फॉल कर जाए तो इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स कि कहीं नियर बाय कंडीशंस जो हैं, नियर बाय रीजन्स में स्टॉर्म, रेन या फिर टाइफून जो है वहाँ पर एक्सपेक्टेड है. सो वी कैन जस्ट राइट द आंसर एज व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल सडनली एट अ प्लेस it may follow the storm or rain at that place. Now move towards the next question. Question number 7.14. What changes are expected in weather if the barometer reading shows a sudden increase? So barometer हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए. तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली इंक्रीज कर जाए तो क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं? सो जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली इंक्रीज करता है सो दैट मीन्स के देयर इज अ पुअर वेदर अहेड. सो वी कैन राइट द आंसर एज व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज सडनली this means that there is poor weather ahead. Now the next question 7.15. State Pascal's law. तो आपने जैसे यहाँ पर पास्कल्स लॉ को स्टेट करना है, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक कंटेनर के अंदर एक लिक्विड मौजूद है और अगर आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करें, फोर्स अप्लाई करें तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड. सो यू कैन स्टेट इट एज द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड. Now the next question 7.16. Explain the working of hydraulic press. तो हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग को आपने थॉरोली एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से वर्क करता है, इसका यूज़ क्या है और ये किस किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है. सो हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन विच इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स और टू कंप्रेस द हार्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 cylinders. तो एक सिलेंडर का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और एक सिलेंडर का एरिया काफ़ी छोटा होता है और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक फ्लूइड जिसमें प्रेशर ट्रांसमिट किया जाता है. तो जब भी आप स्मॉलर सिलेंडर पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एरिया की वजह से तो वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होता है और वो प्रेशर उस फ्लूइड में से ट्रांसमिट होता हुआ जाता है लार्जर सिलेंडर की तरफ. तो वहाँ पर फिर फोर्स F2 एक्ट होती है जो कि मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी फोर्स से. सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. और फिर उस फोर्स की वजह से वो हैवियर ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट भी कर सकती है या फिर हार्ड ऑब्जेक्ट्स को कंप्रेस भी कर सकती है. सो वी कैन राइट द आंसर एज हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 cylinders of different cross-sectional area. They are fitted with pistons on cross-sectional area capital A and small a. So hydraulic press की डेरिवेशन भी हमने लेक्चर में की थी. तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपने डेरिवेशन करके प्रॉपरली आपने प्रूव करना है that F2 is equals to F1 into capital A over A and this ratio A over capital A over small a is greater than 1. So the force is multiplied by this ratio. Clear? Now the next question 7.17. What is meant by elasticity? किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि जिस पर आप फोर्स अप्लाई करें और जब आप वो फोर्स रिमूव कर दें तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल साइज में वापस आ जाए. दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड elasticity. So we can write it as the property of a body to restore its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity. For example, अगर आपके पास एक रबर बैंड है तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल साइज में वापस को आ जाता है. सो टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द elasticity.
Clear? Now the next question, 7.18. State Archimedes principle. So Archimedes principle को आपने यहाँ पर स्टेट करना है, which says कि एक वाटर की एक अपथ्रस्ट फोर्स होती है जो कि हर ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड एक्ट कर रही होती है, एंड दिस अपवर्ड फोर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड. सो वी कैन स्टेट इट एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. तो जितने भी लिक्विड को एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है तो आप उस लिक्विड का वेट कर लें, सो उस वेट के इक्वल ही अपथ्रस्ट फोर्स वहां पर एक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट पर. सो दैट्स व्हाई अ हेवियर शिप कैन फ्लोट ऑन वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपथ्रस्ट फोर्स. लेकिन एक छोटा स्टोन जो है वो पानी में डूब जाता है बिकॉज वहां पर अपथ्रस्ट फोर्स कम होती है उस स्टोन के वेट से. Now move towards the next question. What is upthrust? And explain the principle of flotation. तो ये upthrust क्या है और आपने principle of flotation को भी explain करना है. First of all हम बात करते हैं upthrust की. Upthrust basically liquid की ऐसी force है जो कि एक floating object पर upward direction में act कर रही होती है और इसकी वजह से एक object easily पानी पर float कर सकता है. So we can define it as upthrust is the force of liquid which acts on the floating object in the upward direction, which are immersed in liquid and is equal to the weight of displaced water. तो एक ऑब्जेक्ट जितने भी वाटर को डिस्प्लेस करता है, सो उस वाटर का अगर आप वेट कर लें तो उतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट पर. Now the next is principle of flotation. तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी रिलेट करती है अपथ्रस्ट ऑफ फोर्स से, दैट अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड को उतना डिस्प्लेस करता है कि जितना का वो वेट उस पर एक्ट करवाना चाह रहा होता है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू वाटर. एक सबमरीन जो है वो पानी पर भी फ्लोट कर रही होती है और वो पानी के अंदर भी डाइव कर रही होती है. सो हाउ इज दिस पॉसिबल? सो सबमरीन एक्ट करती है शिप की तरह जब उसके टैंक्स एम्प्टी होते हैं. जब उसके टैंक्स एम्प्टी होते हैं तो उस शिप का, उस सबमरीन का जो वेट है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड विच इट डिस्प्लेसेस. इस तरह से जब अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी तो फिर वो सबमरीन वाटर पर इजीली फ्लोट कर जाएगी. अब सबमरीन ने पानी के अंदर जाना है तो वो क्या करती है कि अपने टैंक्स को फिलअप करना स्टार्ट करती है. इस तरह से फिर उस सबमरीन का वेट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो सबमरीन पानी के अंदर चली जाती है बिकॉज यहाँ पर अब अपथ्रस्ट फोर्स कम हो चुकी है. तो फिर वो सबमरीन पानी के अंदर भी डाइव कर जाती है और जैसे ही उसने दोबारा से पानी की सरफेस पर वापस आना होता है तो फिर वो अपने टैंक्स को दोबारा से खाली करती है और वो दोबारा से सबमरीन पानी की सरफेस पर आकर फ्लोट करती है और यहाँ पर अगेन अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हो जाती है उस सबमरीन के वेट से. सो वी कैन राइट द आंसर एज अ सबमरीन कैन ट्रैवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. इट फ्लोट्स ओवर वाटर when the weight of water equal to its volume is greater than its weight. Under this condition, it is similar to as ship and remains partially above water level. So it has a system of tanks which can be filled with and emptied from seawater. When these tanks are filled with seawater, the weights of the submarine increases. And as soon as its weights become greater than the upthrust, it dives into water and remains underwater. To come up on the surface, the tanks are emptied from seawater. Clear? Now the next question, 7.21. Why does a piece of stone sinks in water but a ship with a huge weight floats? So ये सवाल यहाँ पर आ गया जो कि मैं आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा था कि एक स्टोन जो है वो पानी में डूब जाता है लेकिन एक हैवियर वेट की जो शिप है वो पानी पर फ्लोट कर जाती है. किस तरह से? जस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन.
अगर आप एक स्टोन का वेट मेजर करें, लेट्स सपोज कि उसका वेट आ गया 5 किलो और 2 किलो। अब आप उस स्टोन को पानी में फेंकते हैं, तो अब स्टोन वहाँ पर जितना भी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, जितने भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को वहाँ पर डिस्प्लेस करता है, उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का आप वेट मेजर कर लें, तो वो वेट हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द स्टोन। सो अल्टीमेटली उसमें अपथ्रस्ट जो है वो कम एक्ट कर रही होती है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द स्टोन, तो वो स्टोन वहां पर डूब जाता है। लेकिन अब हम बात करें एक हैवियर वेट शिप की, तो शिप जो है वो डिजाइन ही प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर की जाती है कि जिसमें शिप का वेट जो है वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच शिप डिस्प्लेसेस। सो शिप जितना भी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, आप उस लिक्विड का वेट कर लें, दैट इज द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। तो अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द शिप। अब शिप का वेट कम है और अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो वो शिप इजीली उस पर फ्लोट कर जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक पानी पर तब तक फ्लोट कर सकता है जब तक उसका वेट अपथ्रस्ट से कम या इक्वल ना हो जाए। क्लियर? सो वी कैन राइट द आंसर एज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, a floating object displaces a fluid having weight equal to the weight of object. A stone sinks in water because upthrust force is less than the displaced liquid weight. But a large ship floats because it displaces water equal to the weight of body when it is partially or completely immersed in water. In this case, upthrust of liquid is equal or greater than the weight of displaced liquid. So, a piece of stone sink and a ship with huge weight floats. Clear? Now the next question, what is Hooke's law and what is meant by elastic limit? तो Hooke's law क्या है और elastic limit का क्या मतलब है? तो Hooke's law को first of all हम state करते हैं, the strain produced in a body is directly proportional to the stress applied on it. कि एक बॉडी पर आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसमें उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, बट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। तो इलास्टिक लिमिट क्या है? इट इज बेसिकली अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, लेंथ और वॉल्यूम। तो ये वो लिमिट है कि जिसमें एक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप, लेंथ और वॉल्यूम को रीस्टोर कर सकती है आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ रबर बैंड, construct a balance of your own using rubber band. Check its accuracy by weighting various objects. So ये बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें आपने एक रबर बैंड को लेना है और आपने अपना ही एक बैलेंस कंस्ट्रक्ट करना है रबर बैंड के थ्रू, और फिर आपने डिफरेंट वेट्स के मैसेस को मेजर करके आपने ये चेक करना है कि क्या वो रबर बैंड का बैलेंस ठीक है भी या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम रबर बैंड पर कहीं पर एक पॉइंटर लगा देते हैं, पॉइंटर शोज द रीडिंग। फिर हम उस रबर बैंड पर किसी वेट को हैंग करते हैं। जैसे ही आप वेट को हैंग करेंगे, सो ड्यू टू द ग्रेविटी द वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी वजह से रबर बैंड जो है वहां पर स्ट्रेच हो जाएगा। अब जैसे ही वो स्ट्रेच होगा तो वो जो पॉइंटर आपने रबर बैंड पर लगाया था वो पॉइंटर भी नीचे को मूव करेगा। अब जब वो नीचे को मूव करेगा तो साथ एक स्केल आपने प्लेस करना है जिस पर रीडिंग भी कहीं नीचे को आ जाएगी। जब पॉइंटर मूव करेगा तो पॉइंटर बेसिकली किसी नीचे रीडिंग पर आ जाएगा, जिसके थ्रू आप जो रीडिंग नोट करेंगे वो रीडिंग ऑटोमेटिकली वहां पर कम होगी। आई होप ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।